जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो की ओर लेकर के चल रहे हैं, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में। हेरिडिटी का मतलब बताएं तो इसका मतलब होता है आनुवांशिकता, और इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। अब ये टॉपिक होता क्या है, क्या नहीं होता, इन सभी बातों को हम लोग बहुत अच्छा से कवर करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन इसको बताने से पहले आपको एक उदाहरण दे देते ताकि आपको एक ख्याल हो जाए, याद हो जाए कि आखिर हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में। आपने अक्सर कभी नहीं सोचा होगा कि आपका लक्षण आपके माता पिता से मैच करता है। आज जाकर देख लीजिएगा कि कई ऐसे लक्षण होंगे जो आपके लक्षण आपके माता पिता से मैच करते हैं, लेकिन आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों। अब बताइए, ऐसा लक्षण आपके अंदर पाया जाता है और आप ही इसके बारे में नहीं जानते, ऐसा क्यों? तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चों के जो होते हैं लक्षण उन्हें माता पिता से क्यों मिलते हैं, क्यों मैच करते हैं। तो ये सभी बातें हमें हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के अंदर मिलने पढ़ने को मिलेगा। तो इसे ही आज हम लोग बहुत अच्छा तरीका से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को। ठीक है, चलिए टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को कि आखिर होता क्या। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता। सबसे पहली बात है तो आनुवांशिकता होता क्या है, इन बातों को हम लोग समझेंगे। तो आनुवांशिकता के बारे में कुछ लिखी लिखाई सी बातें हैं, इसको ध्यान बिल्कुल आपको दे करके आगे चलना है ताकि आप डिफिनेशन भी समझ सकते हो। ठीक है, आनुवांशिकता एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें माता पिता में पाए जाने वाले लक्षण, लक्षण को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेट्स, उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है कि जैसे जनरेशन अभी हम लोगों का चल रहा है तो हमारे बाद एक और जनरेशन आएंगे, और हमारे बाद जो जनरेशन आएंगे उनके बाद तो जनरेशन आते जाएंगे ना। ऐसे जैसे कि अभी हम लोग हैं तो हमारे पहले माता पिता थे, और माता पिता के पहले भी माता पिता के माता पिता थे। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आते जाती है। और प्रत्येक जनरेशन में ऐसा होता है कि जो नए संतान जन्म लेते हैं ना, वो नए संतान का गुण धर्म कुछ जो होते हैं, ट्रेट्स लक्षण जो होते हैं, वो माता पिता से मैच करते हैं। समझ में आया बात क्या? तो माता पिता में जो लक्षण पाए जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरित होना। स्थानांतरित का मतलब होता है जाना, इसी को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहा जाता है। समझ में आया बात क्या? ये छोटी सी बात है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि माता पिता से लक्षण उनके संतानों में जाता है। समझ में आया बात क्या? अब अगली बात हम लोग समझेंगे कि हेरिडिटी तो समझ चुके हैं। इनहेरिटेंस होता क्या? इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। समझ में आया बात क्या? अब समझिएगा कि माता पिता से जो लक्षण उनके संतानों में जा रहे हैं, क्या उसको कुछ मतलब कि ऐसे लक्षण तो कुछ पैसा वैसा लग रहा है क्या? नहीं ना, वो तो विरासत में चले जाते हैं भाई। कि माता पिता में जो लक्षण है वो उनके संतानों में चला जाता है। उनका ना तो कोई लेन देन है, जैसे कि उनका लक्षण है तो लक्षण के बदले में कुछ देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि जो माता पिता में लक्षण पाए जाते हैं वो संतानों में चले जाते हैं। उनका कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अति लग रहा है कि उसके बदले में उसको देना पड़ेगा। समझ में आया बात क्या? तो समझिएगा, लक्षण जो माता पिता में उनके संतानों में स्थानांतरित होती है उसे ही विरासत में मिलने वाले आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक गुण भी कहा जाता है। मतलब कि ऐसे लक्षण जो माता पिता में पाए जाते हैं और उनके संतानों में विरासत में दिए जाते हैं। विरासत का मतलब होता है फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं। समझ में आया बात क्या? तो विरासत में दिए जाते हैं, उसी लक्षण को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक गुण भी कहा जाता है, या तो विरासत में मिलने वाले लक्षण बोला जाता है। मतलब कि जो लक्षण जा रहे हैं, ये जाने की प्रक्रिया को बोला गया क्या? हेरिडिटी, आनुवांशिकता कहा गया। लेकिन जो लक्षण जा रहा है ना, उसे कहा जाता है आनुवांशिक गुण कहा जाता है। समझ में आया बात क्या? इन गुणों को स्थानांतरण क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का मतलब होता है गुणसूत्र। ये जो संरचना दर्शाई गई है यही है क्रोमोजोम, जिसे कहा जाता है गुणसूत्र। नहीं जानते हैं, खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी हम लोग डीप में पढ़ लेंगे, चिंता लेने की बातें नहीं है। यानी कि क्रोमोजोम गुणसूत्र के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। अब ये क्या बात है तो समझिएगा, अभी आपको बताया गया कि ये जो लक्षण एक मतलब कि माता पिता से उनके संतानों में जो लक्षण जा रहा है, कौन लेकर के जाएगा? ये गुणसूत्र लेकर जाएंगे क्या? यानी कि जब लक्षण जा रहा है तो जाने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? आनुवांशिकता कह देते हैं। लेकिन जो लक्षण जा रहा है वो विरासत में प्राप्त होता है, मतलब उसका कोई भी चार्ज नहीं ले, चार्ज तो नहीं लग रहा है, यानी कि विरासत में मिलता है, इसी कारण उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। समझ में आया बात? या तो आनुवांशिक गुण भी कहते हैं। अब अगली बात ये है कि चलिए, ये तो आनुवांशिक गुण कह दिए,
लेकिन ये जो ले जा रहे लक्षण को कोई तो ले जाने वाला होगा ना, तो जो लक्षण को ले जाते हैं उन्हें कहते क्या है, तो लक्षण को ले जाने वाले को बोला जाता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहा जाता है, जो लक्षणों को उनके संतानों में भेजता है। कैसे भेजता है अभी समझ लेंगे, चिंता लेने की बातें नहीं है। इसी कारण ये क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है। और जो लक्षण को लेकर जाएंगे उन्हें क्या कह दिया जाता है, आनुवांशिक गुण कहा जाता है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों में जाते हैं। कुछ मैंने लिख करके लाया है, जैसे कि लंबाई। लंबाई की यानी कि ऐसे भी देखा जाता है कि यदि आपके माता पिता लंबे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी लंबे हो सकते हो। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि माता तो लंबे हैं, मतलब पिताजी लंबे हैं, माता जी छोटी हैं, तो फिर भी बच्चा जो जन्म लेता है वो लंबे हो जाते हैं, कोई छोटे हो जाते हैं। तो ये समझिएगा ध्यान से, आगे चल करके समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होता है, ऐसे समझ में आया बात। आंखों का रंग हो सकता है कि आंखों का रंग भी मैच करेगा, जो माता पिता के आंखों का रंग है वो उनके संतानों में भी जा सकता है। तीसरा, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग का मतलब होता है जैसे कि माता पिता में कोई रोग है बहुत पहले से, ठीक है, तो उनके संतानों में भी वो रोग स्थानांतरित हो सकती है। समझ में आया बात क्या, ध्यान से समझिएगा। अब इस बातों को हम लोग समझने चल रहे हैं। देखिए, अब इसके लिए आपको सबसे पहले कोशिका के बारे में जानना पड़ेगा। कोशिका के बारे में आप सभी ने पढ़ लिया, हमको यहां तक पता है। समझिएगा ध्यान से, ये रहा कोशिका, और कोशिका के अंदर रहती है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, जो कि हम ह्यूमन का बात बताए तो 46 होते हैं। 46 को हम 23 पेयर बोल सकते हैं क्या, सिंपल सा 23 पेयर बोल सकते हैं। 23 पेयर का मतलब होता है एक पेयर में दो, यानी कि 23 पेयर यानी 23 पेयर को क्या बोल देंगे, 46 गुणसूत्र। यानी कि हम ह्यूमन का कोशिका का बात बताएं तो उनमें 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सॉरी, 46 जोड़ी नहीं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी का मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये गुणसूत्र का आदान प्रदान होता है। आप सभी ने पढ़ा है, आपको बताया गया था सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके पहले वाले वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको क्या बताया गया था, लिंग का निर्धारण करना। वहां पे आप सभी को बताया गया था कि नर में क्या होता है कि नर जनन के समय नर युग्मक का निर्माण करते हैं और मादा मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। मतलब कि आपको समझाने के लिए बताया जाए तो नर में एक, मतलब कि नर में नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे कहते हैं शुक्राणु। समझ में आया बात क्या, इसी प्रकार से मादा में जो निर्माण होता है उसे कहते हैं अंडाणु। और इसमें भी केंद्रक, इसमें भी केंद्रक। तो बताइए, इनका भी गुणसूत्र होगा, होगा ना, इनका भी गुणसूत्र होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो मेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स वाई होता है, और इनमें पाए जाने वाले एक्स एक्स होता है। ये मैं लिंग गुणसूत्र का बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसी तरह से इनमें गुणसूत्र होंगे, इनमें गुणसूत्र होंगे, तो ये दोनों में फ्यूजन होता था। फ्यूजन का मतलब मिलन होता था। मिलन होने के बाद एक कोशिका बनती थी। कोशिका का नाम क्या होता है, क्या नहीं होता, इन सभी बातों को बता दिया गया। तो अब बताइए, ये नर का गुणसूत्र, ये मादा का गुणसूत्र जब दोनों आपस में मिलेंगे तो जब नया संतान बनेगा तो नया संतान में किसके गुण जाने का चांस लग रहा है बताइए। तो या तो नर का गुण जा सकता है, या तो मादा का गुण जा सकता है, यानी कि या तो मदर के जैसे लक्षण आ सकते हैं, या तो फादर के जैसे लक्षण आ सकते हैं, या तो ये भी हो सकते हैं जो नए संतान बन रहे हैं उनमें दोनों तरीका का गुणधर्म जा सकता है। क्या पॉसिबल नहीं है क्या, हो सकता है। अब दूसरा दुविधा ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसा है कि माता जी हो गए छोटे, राइट, और पिताजी हो गए लंबे, तो आखिर संतान आएंगे कैसे। ऐसे कभी कभी आपके मन में डाउट नहीं आता है कि जैसे माताजी गोरे हैं, पिताजी थोड़े काले हैं, तो फिर भी संतान जो उत्पन्न होते हैं कभी काले तो कभी गोरे, ऐसा क्यों। तो इन सभी बातों को आपको बताया जाएगा कि लक्षण भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी लक्षण। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसी कारण आज इसे पोस्टपोन करते हैं, यहीं तक रोकते हैं। बाकी आने वाले लक्षण को हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे, एक होता है प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी लक्षण। यही से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बस समझाने के लिए बताए थे, ये तो जनरल चैप्टर में पढ़ाया जाता है। आपको बता दिए थे, इसके पहले सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा गया था, वहां पे बताया गया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद क्या होता है, इसमें वृद्धि होता है, वृद्धि होने के बाद विभाजन होता है, विभाजन के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होने के बाद उनमें वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के बाद एक नया संतान बनते हैं। तो संतान का जो निर्माण होता है माता और पिता दोनों की मदद से होते हैं, जिस कारण से
उनमें माता और पिता दोनों के लक्षण जाते हैं। अब इंतजार कीजिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लक्षण आखिर ऐसे कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ऐसे हम भी देख पाते हैं कि माताजी गोरे, पिताजी काले, फिर भी बच्चे जो जन्म लेते हैं या तो काले भी हो जाते हैं, गोरे भी हो जाते हैं, इस तरीका से। और आपको बातें बताएं तो आपने कभी सुना होगा कि चाइना में ऐसे लोग होते हैं, उनमें कोई फर्क ही नहीं दिखता, सब एक जैसे दिखते हैं। तो वहां पे भी आपको कल बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। समझ में आया बात? तो बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।